नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। शाम के 5 बज रहे हैं। 5 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत, जहां पहली खबर नीतीश कुमार के बड़े दाव की है, जहां उन्होंने लोकसभा चुनावों से पहले बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को जारी कर दिया है, जिससे सियासत तेज हो गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर पीएम मोदी के चित्तौड़गढ़ दौरे की है, जहां पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं तीसरी बड़ी खबर राहुल गांधी के नए अवतार की है, जिसमें वो गुरुद्वारे में पहुंचे और गुरुद्वारे में पहुंचकर सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंगर के बर्तन भी राहुल गांधी ने साफ किए हैं, लंगर के बर्तन धोकर सेवा की है। वही चौथी तस्वीर और चौथी बड़ी खबर जो आप देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की तस्वीरें हैं, जहां आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। पांचवी बड़ी खबर की बात करेंगे दिल्ली से, जहां महिला कांस्टेबल की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए उसके साथ ही कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। तो 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट जारी, जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट जारी। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी होते ही बिहार में सियासत तेज। एक तरफ भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार को उनके कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड मांग तलब किया है, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए जमकर तारीफ की है। आपको बता दें, मुसलमान 17%, बिहार सरकार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट की जारी। काफी दिनों से जाति जनगणना थी चर्चा में। जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बना बिहार। मुसलमानों का प्रतिशत 17.70%। यादव की यदि बात करें तो 14.2666%। 2% के करीब कुर्मी। जब आपको मिलता है तो आपके प्लानिंग ज़्यादा पॉइंटेड रहते हैं। जो हम टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं, बहुत बार आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप का एजुकेशनल लेवल वैसा नहीं है, इकोनॉमिक लेवल ऐसा नहीं है, तो कभी भी आपका जब स्टेटिस्टिक्स इन डेप्थ आप जाते हैं तो आपको टारगेटेड अप्रोच करने में फ़ायदा होता है। आपको याद होगा पहले जब पीडीएस होता था तो पीडीएस में अक्रॉस द बोर्ड जाता था, तो टीपीडीएस आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो टारगेट ओरिएंटेशन करना है, अगर आपको वल्नरेबल ग्रुप्स को कवर करना है तो जितना आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगा उतना आप बेहतर महसूस करेंगे अपनी डिलीवरी में। ठीक है, ये अभी आपको फिर हम पुनः क्लियर कर दे रहे हैं कि ये अभी हम लोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पूरे इसके उपादेयता और बाकी चीज़ को डिस्कशन के लिए नहीं है। आज हम रिलीज़ कर रहे हैं कि हमने एक एक्सरसाइज किया और ये एक्सरसाइज 1 साल के अवधि में बहुत त्वरित गति से हुआ, और इसका उद्देश्य तो आप समझ रहे हैं कि इसका सोशियो इकोनॉमिक और बाकी जो फैक्टर्स हैं उनका एक एनालिसिस करके ये डेमोक्रेटिक जो हमारी व्यवस्था है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इस डेटा को कैसे सदुपयोग करें और कैसे लार्जर एंड तक हम पहुंचाएं। तो ये स्टेज 1 है, और इसके बाद आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आते हैं। जब आप आंकड़ों से सुदृढ़ हो जाते हैं तो आपको प्लान करने में, डिलीवरी देने में निश्चित रूप से फायदा होता है। तो यहां पर यदि प्रतिशत की बात करें तो ओबीसी का प्रतिशत 36 निकलकर सामने आया है। जातिगत जनगणना आपको बता दें कि बिहार में जारी हुई है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 19.65% अनुसूचित जाति के लोग इस समय बिहार राज्य में मौजूद हैं। जनगणना के आधार पर ये फैक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.68%। और इसी खबर पर हमारे साथ पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी धर्मेंद्र, जिस तरह से बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जिसने सेंसस जारी किया है, जनगणना, जातीय जनगणना, और ऐसे में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर बात करें तो कितने प्रतिशत क्या निकलकर आया है रिपोर्ट में? जी, मैं आपको बता दूंगा, आज बिहार सरकार के सचिव द्वारा आज जाति गणना का कर दिया गया, जो आज 7 जनवरी से जो जनगणना चल रही थी आज समाप्त हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री और सचिव द्वारा एक प्रेस वार्ता में जनगणना को साबित कर दिया गया, और लोग ये सब बता रहे हैं, एंटी पार्टी यानी विपक्ष पार्टी को कह रहे हैं कि ये अब जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे
नीतीश कुमार ये जनगणना करके गलत किए हुए हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर जनगणना की बात निकलकर सामने आई है, तमाम जो नीतीश के सहयोगी हैं इस बात को लेकर नीतीश की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। लालू यादव ने नीतीश की तारीफ की है। क्या माहौल वहां पर बना हुआ है? यदि आम जनता की बात करें तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस घोषणा के बाद? आम जनता का ये कहना है कि अब नीतीश कुमार जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन आने वाला है, 2025 में इलेक्शन आने वाला है, तो वो अपना कुछ न कुछ तो दिखाएंगे अपने के लिए। अब जाति पर आ रहा है, अब जाति जनगणना के बाद अब सियासी जो है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे, साफ तौर पर यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि जनता के बीच में कहीं ना कहीं मिक्स रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में जातीय जनगणना की यदि हम बात करें तो लंबे समय से इसको लेकर नीतीश कुमार बिहार में और साथ ही साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। जनवरी से ये जनगणना शुरू हुई थी, जिसकी रिपोर्ट आज जारी की गई है। और इसके बाद आइए आपको सीधे एमपी के ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, वीरेंद्र कुमार जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अन्य सभी महानुभाव और यहां इतनी बड़ी तादाद में पधारे हुए मेरे सभी परिवारजनों, ग्वालियर की इस ऐतिहासिक धरती को मेरा शत शत नमन। ये धरती साहस, स्वाभिमान, सैन्य गौरव, संगीत, स्वाद और सरसों का प्रतीक है। ग्वालियर ने देश के लिए एक से एक क्रांतिवीर दिए हैं। ग्वालियर चंबल ने राष्ट्र रक्षा के लिए, हमारी सेना के लिए अपनी वीर संतानें दी हैं। ग्वालियर ने भाजपा की नीति और नेतृत्व को भी आकार दिया है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ग्वालियर की मिट्टी ने गढ़ा है। ये धरती अपने आप में एक प्रेरणा है। इस मिट्टी से जो भी देशभक्त निकला, उसने खुद को राष्ट्र के लिए खपा दिया। उसने अपना जीवन राष्ट्र के नाम कर दिया। मेरे परिवारजनों, हम जैसे करोड़ों भारतीयों को देश की आजादी के लिए लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन भारत को विकसित बनाने, भारत को समृद्ध बनाने का दायित्व हम सब पे कंधों पर है। आज भी इस मिशन को आगे बढ़ाने फिर एक बार मैं आपके बीच ग्वालियर आया हूं। तो ये आप एमपी से सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री को। और इसके बाद बात करते हैं हमारे बुलेटिन में दूसरी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे और चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया। यहां पीएम मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात मानते हुए कहा है कि वो गारंटी देते हैं कि सरकार आने पर जनहितैषी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे।
राजस्थान के लाखों परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाने की गारंटी भी दी है। और मोदी आज गारंटी देता है ऐसा नहीं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, नर्मदा का पानी राजस्थान को देना था। आज हिंदुस्तान में देखिए, एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देना मना करता है। दो दो राज्यों के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन ये मोदी की गारंटी थी, अगर नर्मदा का पानी गुजरात को मिलता है, राजस्थान को भी जरूरत है, राजस्थान भी मेरा है, मैं राजस्थान को तरसा नहीं रख सकता हूं। और नर्मदा का पानी, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, आज राजस्थान के कई जिलों में नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। यह मोदी की गारंटी होती है। महात्मा गांधी स्वच्छता के आग्रही थे कि नहीं थे? जरा मुझे जवाब दीजिए। महात्मा गांधी स्वच्छता के आग्रही थे कि नहीं थे? महात्मा गांधी हमें स्वच्छता के लिए कह के गए थे कि नहीं गए थे? क्या 75 साल तक कांग्रेस को जितना भी समय 75 साल में काम करने का मौका मिला, क्या ये स्वच्छता के लिए उनको काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? स्वच्छता होती तो बीमारी जाती कि नहीं जाती? ये कल पूरे देश में गांव-गांव स्वच्छता का अभियान हुआ। क्या ये स्वच्छता का काम, इसमें भी भाजपा कांग्रेस जैसा होता है क्या? क्या कांग्रेस के लोगों को स्वच्छता करने में क्या जाता था? करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? ये कोई मोदी का जन्मदिन तो था नहीं, ये महात्मा गांधी का जन्मदिन पे हो रहा है। वो भी कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूं, ये सारा घमंडिया गठबंधन को भी कहना चाहता हूं, अरे कम से कम स्वच्छता का काम तो हाथ में लो। चलो भाई, गांधी जयंती पे नहीं करना है तो खुद के जन्म दिवस पर करो। खुद के जन्म दिवस पर नहीं करना है तो आपके और नेताजी के जन्मदिन पे करो। वो नहीं करना है तो आपके बच्चों के जन्मदिन पे करो। लेकिन स्वच्छता का काम करने में भी राजनीति का खेल खेल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। महिला कांस्टेबल की हत्या का मामला, हत्या से 2 साल बाद सनसनीखेज खुलासा। महिला कांस्टेबल की हत्या का मामला, हत्या के 2 साल बाद सनसनीखेज खुलासा। साथी हवलदार को किया गया गिरफ्तार। साथी हवलदार को किया गया गिरफ्तार। 2 साल तक साथी हवलदार ने छिपाए रखा राज। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला कांस्टेबल की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इसमें 2 साल तक साथी हवलदार ने इस पूरे राज को छुपाए रखा। रिकॉर्डेड कॉल के सहारे लड़की को जिंदा बनाए रखा। साथी हवलदार को किया गया गिरफ्तार। 2 साल तक साथी हवलदार ने छिपाए रखा राज। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। बात करेंगे अगली खबर की। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद के चलते पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव समेत 6 लोगों की हत्या कर दी गई। दरअसल आज सुबह पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए मृतक प्रेम यादव के परिजनों ने सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी। एक की हत्या के बाद दूसरे परिवार ने लिया बदला। 5 लोगों की हत्या से इलाके में तनाव। देवरिया के दानव। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि पूरा यूपी दहल उठा। जिसने भी इस वारदात की दास्तान को सुना वो दंग रह गया, क्योंकि इस वारदात में अभी तक 6 लोगों की मौत की लीला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, जबकि कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। सवाल ये कि इस हत्याकांड को किसने और क्यों अंजाम दिया। पूरा मामला थाना रुद्रपुर के करीब फतेहपुर गांव का है, जहां 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी के चलते सोमवार सुबह उनके बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें
6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है। इस वक्त फतेहपुर गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। 6 लोगों की मौत से पुलिस प्रशासन सकते में है और मौके पर पीएसी तैनात है। वहीं इस हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने भी प्रशासन को सख्ती से निपटने का संदेश दिया है। बकायदा सीएम ने ट्वीट करके लिखा कि जनपद देवरिया की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। मेरी संवेदनाएं शोक परिजनों के साथ है। एडीजी, कमिश्नर, आईजी को मौके पर पहुंचकर कठोरतम कार्यवाही तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब इस हत्याकांड के बाद सियासत का साया भी मंडराता हुआ दिख रहा है। बकायदा विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी ने भी इस पूरी घटना पर सरकार और प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा करने में देर नहीं की। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि सरकार व प्रशासन की विफलता के कारण देवरिया में जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या दुखद। योगी सरकार आम जन को न्याय दिलाने में अक्षम है। भ्रष्टाचारी पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर होती है ये घटनाएं। पैसा लेकर विवाद को उलझाकर शोषण करती है पुलिस। प्रशासन का आम जन पीड़ित, कानून व्यवस्था ध्वस्त। यकीनन देवरिया में इंसान दानव बन गए और इस हत्याकांड को अंजाम दे बैठे। प्रशासन भले ही वारदात के बाद एक्शन में है, मगर सवाल ये कि आखिरकार समय रहते अगर ये एक्शन और तेज पहले हुआ होता तो शायद जमीनी विवाद खूनी खेल में तब्दील ना होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देवरिया। वहीं इस घटना पर अखिलेश यादव का ट्वीट जो सामने आया है, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा है, देवरिया की घटना शासन की विफलता और कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही की संलिप्तता की वजह से घटित हुई है। काश मुख्यमंत्री जी के दुख प्रकट करने से लोगों का जीवन वापस आ पाता। एक उच्च स्तरीय जांच की हत्याकांड की परतों के पीछे परत उतारकर न्याय कर सकती है। ये जांच तत्काल की जाए। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। सियासत से सरकारी मशीनरी तक सिरमौर बनाने की दिशा में बढ़ रहे कदम तेज हो गए हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महिला आरक्षण, नारी वंदन अधिनियम बिल पास कराकर आधी आबादी को उनका हक दिलाने की शुरुआत कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए महिलाओं को कानून व्यवस्था संभालने की बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। इसी कड़ी में अमरोहा के एएसपी कुंवर अनुपम सिंह ने मुख्यमंत्री के आदेश पर अमल करते हुए जिले में महिला कर्मियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपने की पहल कर दी है। अगली खबर में बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में धार्मिक स्टिकर लगे वाहन का चालान काटने पर हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को खूब खरी खोटी सुनाई। तो वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी और हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के बीच फोन छीनने की कोशिश की गई। बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात की है। तो वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ट्रैफिक से बात कर, एसपी ट्रैफिक से बात कर, जो जय माता दी अच्छा कर रहा है, फोन कर, हमारी बात फोन कर, फोन कर सामना, तू इंस्पेक्टर को बुला, तू किसी को बुला, जो कह रहा है तो वो सुने, कहना चाहिए जय माता दी पे कैसे कर दिया ये माने, अरे योगी को बुला, व्हाट्सएप के माध्यम से आप गाजीपुर में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जहां एक सौतेले पिता ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। बता दें कि अपने ही बच्चे का अपहरण कर 65,000 में बेच दिया गया, जिसके बाद बेचारी मां का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि गाजीपुर चौकी प्रभारी महाराजगंज को तहरीर दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही इस घटना का खुलासा कर दिया। अगली खबर बीकानेर से सामने आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी गाड़ी में अचेत अवस्था में व्यक्ति का शव मिला है। बता दें कि जीआरपी थाना पुलिस शव को लेकर
पीबीएम अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शव की अब तक पहचान नहीं की जा सकी है। गाड़ी संख्या 19223 के कोच S9 की बताई जा रही है। खादी हमारे देश की पारंपरिक पोशाक है, लेकिन आज की बात करें तो खादी से बने कपड़े पुराने जमाने के नहीं बल्कि आधुनिक डिजाइन की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं और इसके लिए खादी ग्रामोद्योग लगातार काम कर रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली के IIT कैंपस में खादी ग्रामोद्योग का नया शोरूम खोला गया है। कैंपस में इस शोरूम को खोलने का मकसद युवाओं में खादी को लेकर रुझान बढ़ाने की कोशिश है। बता दें कि शोरूम का उद्घाटन खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किया। इस मौके पर भारत के मशहूर ड्रेस डिजाइनर सुनील शेट्टी भी मौजूद रहे। उस दौरान अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि लोकल फॉर वोकल बनाने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री का आह्वान था, वो कुछ ऐसे ही प्रयोगों से सफल हो सकेगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि रायबरेली से सामने आ रही है। रायबरेली में शहरी क्षेत्र में आसपास के ग्रामीण इलाके विद्युत आपूर्ति के दौरान ब्रेकडाउन की समस्या से जल्द निजात पा पाएंगे। बता दें कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह के प्रयासों से 132/33 kV का पावर हाउस जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। तो वहीं महाराजगंज तहसील के नवाजगंज तहसील में लगने वाले इस पावर हाउस का शिलान्यास 4 अक्टूबर को ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के द्वारा होगा। इस दौरान उनके साथ ही ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन के MD गुरु प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।